नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। आज के शो में हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक की। पहले हम बात करेंगे त्योहारी सीजन में क्यों महारेरा ने घर खरीदारों को सावधान करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जारी की है जो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। कहां मिलेगी ऐसे प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट आपको बताएंगे। फिर होगी बात साउथ मुंबई के उस खास इलाके की जिसे एक समय में देश का कमर्शियल हब कहा जाता था और दोबारा वहां रियल एस्टेट की संभावनाओं ने हलचल पैदा कर दी है। नाइट फ्रैंक इंडिया ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। और अंत में बात करेंगे देश के एक ऐसे रियल एस्टेट डेवलपर की जो कभी कपड़े सिला करते थे और आज देश के टॉप रियल एस्टेट कंपनियों में से एक के मालिक हैं। बिल्डरों को साफ सुथरा रियल एस्टेट मार्केट तैयार करने के लिए नसीहत दे रहे हैं। तो चलते हैं पहली खबर की ओर। त्योहारी सीजन है, ऐसे में शुभ समय में लोग संपत्ति खरीदते हैं। लिहाजा अगर आप देखें तो पूरे साल में यही एक तिमाही है जिसमें बाजारों में सबसे अधिक रौनक रहती है। रियल्टी सेक्टर भी फेस्टिव सीजन का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ करता है, लेकिन त्योहारी सीजन में घर खरीदने वालों के सपनों पर धोखाधड़ी का साया न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र रेरा ने एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उन प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी है जो इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी से जूझ रहे हैं। तो कहां आपको इन प्रोजेक्ट की जानकारी मिलेगी और क्या है पूरी डिटेल, इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारी सीजन आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। घर, गाड़ी समेत तमाम चीजों की खरीदारी के लिए ज्यादातर लोग त्योहार के शुभ अवसर का इंतजार करते हैं। ये ऐसा समय होता है जब कंपनियां अच्छे खासे ऑफर्स भी देती हैं, लेकिन अक्सर खरीदार बिना जांच पड़ताल के या भ्रामक विज्ञापनों के चलते धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। ऐसी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र रेरा ने घर खरीदारों को सावधान करते हुए एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उन प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की गई है जो प्रोजेक्ट दिवालिया हैं या होने वाले हैं। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों और रियल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज देने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा दिवालियेपन की कार्रवाई शुरू की गई है। महारेरा ने लोगों से अपील की है कि निवेश करने से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं वो प्रोजेक्ट जिसे आप अपने सपनों का घर समझ रहे हैं वो दिवालिया ना हो। संकट में फंसे इस तरह के प्रोजेक्ट आप महारेरा की वेबसाइट पर NCLT के सेक्शन पर देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में कहां कितने प्रोजेक्ट दिवालिया संकट से जूझ रहे हैं। तो आपको बता दें कि महारेरा ने जिन दिवालिया प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जारी की है उनकी संख्या 314 है। इनमें 56 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, 194 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो समाप्त हो चुके हैं और 64 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं। एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे अधिक प्रोजेक्ट मुंबई रीजन में है। 314 प्रोजेक्ट में से मुंबई में 236 हैं, पुणे में 52, हवेली में 9, अहमदनगर और सोलापुर में 5-5, नासिक में 3, नागपुर में 2, रत्नागिरी और छत्रपति संभाजी नगर से एक प्रोजेक्ट शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि इन 314 प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। इनमें से 56 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जिनमें अपार्टमेंट का औसत रजिस्ट्रेशन 34% से अधिक है। इसी तरह बचे हुए 194 प्रोजेक्ट जो समाप्त हो चुके हैं उनमें औसत रजिस्ट्रेशन 61% से अधिक है। बाकी 64 प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं उनमें अपार्टमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन रेट 84% है। ये इसलिए भी गंभीर मुद्दा है क्योंकि दिवालिया प्रक्रिया से जूझ रहे इन प्रोजेक्ट्स में बड़ी मात्रा में निवेश हुआ है और निवेश हो सकता है। मुंबई में 88 प्रोजेक्ट्स में से 51 में 70% निवेश किया गया है। इसी तरह पुणे में 50 प्रोजेक्ट्स में से 45 में 75% फ्लैट पहले ही बुक हो चुके हैं। ठाणे में 106 में से 52 प्रोजेक्ट में 50% निवेश है। पालघर में 18 में से 16 प्रोजेक्ट में 74% फ्लैट बुक हो चुके हैं। इसके अलावा मुंबई शहर में 9 लैब्स प्रोजेक्ट में से 2 में पहले से ही 68% निवेश है। नासिक में भी सभी 3 लैब्स प्रोजेक्ट में 34% निवेश है, जबकि रायगढ़ में 15 लैब्स प्रोजेक्ट में से 13 में 32% निवेश है। 64 तैयार हो चुके प्रोजेक्ट में से 35 ठाणे में हैं और 18 मुंबई सबर्ब में हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे ये 314 प्रोजेक्ट अभी भी नए ग्राहकों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अक्सर कुछ प्रॉपर्टी एजेंट या वेबसाइट घर खरीदारों को धोखे में रखकर या अधूरी जानकारी देकर इस तरह के प्रोजेक्ट में फंसा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे दिवालिया संकट से जूझ रहे इस तरह के प्रोजेक्ट की सूची तक पहुंचा जाए। तो हम आपका काम और आसान कर देते हैं।
आपको करना यह है कि वेब ब्राउजर पर जाकर maharera.maharashtra.gov.in/nclt प्रोजेक्ट टाइप करें और ऐसे प्रोजेक्ट की लिस्ट आपके सामने होगी जो दिवालिया प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या फिर कोई दोस्त, रिलेटिव या जान पहचान का शख्स प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है तो उनको भी ये जानकारी जरूर साझा करें और त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचें। दीपक यादव, जी बिजनेस, मुंबई। एक समय में साउथ मुंबई का कमर्शियल हब कहे जाने वाले नरीमन पॉइंट में फिर हलचल देखने को मिल रही है। नरीमन पॉइंट में बीते 5 साल में ऑफिस का किराया 52% बढ़ गया है। क्या कारण रहे? आखिर इस बड़ी तेजी के आगे साउथ मुंबई में कमर्शियल एक्टिविटी कैसी रहने वाली है? इस पर नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट लॉन्च पर मैंने बात की नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया से। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकाली है साउथ बॉम्बे को लेकर कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वहां पर बनती हुई दिख रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाम सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बहुत ही शानदार रिपोर्ट है आपकी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं उसमें। सबसे पहले तो मैं की फैक्टर समझना चाहूँगा आपके इस रिपोर्ट के, क्योंकि बहुत ही अहम है। मुंबई में एक अलग तरह का डेवलपमेंट हम होता हुआ देख रहे हैं। बात चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, बात चाहे कमर्शियल डेवलपमेंट की हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट अपकमिंग हैं। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट आपकी क्या कह रही है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया है आपके चैनल पर अपीयर होने का। जो रिपोर्ट जिसका आज हम ज़िक्र कर रहे हैं, ये बात कर रही है साउथ मुंबई की। साउथ मुंबई जो कुछ वक्तों पहले मुंबई के, इंडिया के रियल एस्टेट की शान हुआ करता था। चाहे आप नरीमन पॉइंट का ज़िक्र कर लें या फोर्ट बेलेड एस्टेट का ताल्लुक़ हो, ये सारे शानदार इलाक़े बहुत कारणों के कारणवश पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई। यहाँ पर लोग यहाँ से हटकर दूसरे इलाक़ों में चले गए, ऑफिसेज़ यहाँ से मूव हुए। पर आज जो हमने इस बात नोट की है कि पिछले कुछ वक्तों में साउथ मुंबई का जो की शान थी वो दोबारा लौटती हुई दिखाई दे रही है और उसकी शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से हमारे सामने आई है। इसके पीछे कारण चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, क्योंकि तकरीबन 11 से ज़्यादा कुछ ऐसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो साउथ मुंबई को बक़िया मुंबई से जोड़ रहे हैं। और उसके बाद जो रेसिडेंशियल, हालांकि मुल्क की सबसे पहली रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहां दाम 1 लाख से ऊपर आका गया था, वो नरीमन पॉइंट का ही हिस्सा थी। आज उसी नरीमन पॉइंट में दोबारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का भी चलन बढ़ता हुआ दिख रहा है। नरीमन पॉइंट के आसपास जो मरीन ड्राइव पर रेसिडेंशियल नए टावर्स खड़े हुए दिख रहे हैं। तो आप इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाओगे कि अब वो वक्त आ गया है कि जो पिछले 10-20 सालों में, 2-3 दशकों में साउथ मुंबई की जो शान थी वो खोई थी, आज दोबारा यहाँ पर सूर्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़ा रोल निभाया है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आज ज़रूर दिख रही है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी रही हैं साउथ बॉम्बे में, जिस वजह से लोगों ने इस यहाँ से निकल कर बीकेसी में और दूसरे इलाकों में अपने ऑफिस शिफ्ट किए थे। वो जो चुनौतियां हैं वो अभी भी बदस्तूर जारी हैं। इमारतें पुरानी हैं, उनको रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, रेंट को लेकर भी इशूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चुनौतियों पर कितना काम होना ज़रूरी है, क्योंकि जो रौनक हम देख रहे हैं ये स्टेबल रह पाएगी या ये चुनौतियाँ फिर से हावी हों? बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने उठाया है कि अगर साउथ मुंबई को अपनी शान दोबारा लौटानी हो तो उसके लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है कि इस समय हर वो चीज़ जो ज़रूरी है वो होती हुई नहीं दिख रही है, बट आगे चल के आगे वक्तों में कुछ होगा। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ इमारतों का, चूँकि आपने ज़िक्र किया, चूँकि यहाँ की बिल्डिंगें, इमारतें बड़ी पुरानी हैं और बीकेसी में जहाँ नई ग्लास फसाड सी बिल्डिंगें हैं उनसे कम्पीट करना थोड़ा दुश्वार है इनके लिए। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ जिसे हम नहीं भूल सकते वो है हमारा हेरिटेज। और जो पुरानी हमारी तारीख़ी इमारतें हैं उनको दोबारा रिस्टोर करके, रीइन्विगोरेट करके दोबारा इस्तेमाल किया जाना मुमकिन है। क्योंकि चाहे वो लंदन हो, मैनहट्टन हो, पेरिस हो, सब जगह एक तरफ तो जहाँ पुरानी बिल्डिंगों का दोबारा ब्राउन फील्ड रीडेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो हुआ है कि जहाँ पर आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं फायर फाइटिंग से लेके एयर कंडीशनिंग से लेके उन सारी चीज़ों को दुरुस्त किया गया
और उसके साथ ही साथ नई इमारतें खड़ी हुई। तो अगर आप हम नरीमन पॉइंट का ज़िक्र से शुरू करें, नरीमन पॉइंट में एक ऑलरेडी ऐसी इमारत है एक्सप्रेस स्टार जिसे कहते हैं, जहाँ पर ये रीडेवलपमेंट तो नहीं कह सकते लेकिन ब्राउन फील्ड पूरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उस प्रॉपर्टी को सारा फायर फाइटिंग के हिसाब से कंप्लायंट बनाया गया, एयर कंडीशनिंग बेहतरीन की गई, एलिवेटर्स बेहतरीन लगाए गए और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस प्रॉपर्टी के रेंटल पर देखा गया। आज से 4-5 साल पहले जो 250-300 रुपए का रेंट था, वो आज उस बिल्डिंग में रेंट 600 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो ये एक जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, उनको इम्प्रूव करना एक पहलू है। अब दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितना बेहतरीन तौर से साउथ मुंबई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का हर वो 11-12 प्रोजेक्ट्स साउथ मुंबई पे काम कर रहे हैं, वो इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और ज़्यादा कोई दिक्कत है जो साउथ मुंबई के रीडेवलपमेंट को या रीइन्विग्रेशन को या उस इनकलाब को कहीं भी रोक पाएगी। गवर्नमेंट इसमें क्या रोल निभा सकती है जो क्योंकि गवर्नमेंट की विल बहुत ज़रूरी है, बिना उनकी इच्छा शक्ति के संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट को आपकी नज़र में क्या वो काम जो तत्काल प्रभाव से कर देने चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, ठीक है, इमारतों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि रीडेवलपमेंट में बहुत अच्छा अनुभव पीछे नहीं रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि चैलेंजेस अब एक नहीं है, अब आपके चैलेंजेस दूसरे राज्यों से भी हैं। कर्नाटक ने जीसीसी पॉलिसी लेकर आ गई है और भी राज्य तैयारी कर ही रहे हैं। जाहिर तौर पर जो बिजनेस शिफ्ट होता हुआ दिखेगा दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी ताकि इसे और बेहतरी से किया। आपके इस सवाल को इसके जवाब को मैं 2 पहलू में बाँटूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है और उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक ख़ास तौर से डेवलपमेंट नॉर्म्स, ऑलरेडी बेहतरीन डेवलपमेंट नॉर्म्स एग्ज़िस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीओडी, ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए जो मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए 8.5 एफएसआई अगर आज अवेलेबल है, तो उसको और भी आसपास के प्रोजेक्ट के लिए ब्रॉड बेस करना चाहिए। मैं ये रोल बिल्कुल क्लियर देख रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो डेवलपमेंट नॉर्म्स को ईज़ आउट किया जाए। ईज़ आउट मतलब ये नहीं कि आप उन्हें एडिशनल बेनिफिट्स दें, जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उनको आसान करें ताकि डेवलपर्स को उन सारे कानून को आसानी से इस्तेमाल करके डेवलपमेंट बनाने में आसानी हो। ये तो हुई गवर्नमेंट का जो एज अ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तौर पर। दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिकली ये सवाल कि जीसीसी, मुंबई शायद जीसीसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से ज़्यादा। मुंबई जो है फाइनेंशियल हब है, तो उसको और किस तरह बढ़ावा दिया जाए उस पर गौर करें, ना कि कम्पीट करें आईटी या जीसीसी से, जिसमें ऑलरेडी जैसा आपने कहा बेंगलोर के पास ऑलरेडी एक एडवांटेज आ चुका है। लेकिन मुंबई को उस रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर की, फाइनेंशियल बीएफएसआई, इनकी स्ट्रेंथ मुंबई के पास है। उस पर और काम करके उस पर ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि उन सेक्टर्स को मुंबई में आने के लिए और आसानी हो, उनको अट्रैक्ट किया जाए। वो उसके चलते मुंबई का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसमें आसानी बहुत हो सकती है। एक अंतिम सवाल इससे थोड़ा सा हटके होगा सर, कि बीकेसी जो बना था वो नए डेवलपमेंट के लिए बना था, नए ऑफिसेस के लिए बना था, लेकिन आज वहाँ पर ट्रैफिक का जो इशू है, वहाँ पर पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, बात जब हम एनसीआर की करते हैं तो भी वहाँ पर कुछ इसी तरह की समस्या है। बेंगलुरु में ऑलरेडी ये समस्या है। अगर हम जनगणना की बात करें तो 2011 के बाद से हम अभी तक जनगणना नहीं करा पाए हैं, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो हमारी जो प्लानिंग है, सिटीज़ की जो प्लानिंग है, सस्टेनेबल सिटीज़ की हम बात करते हैं, एसडीजी गोल की हम बात करते हैं, क्या इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम प्लानिंग कर पा रहे हैं या सिर्फ प्लानिंग हो रही है? नहीं, देखिए, एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है वो समझना कि इंफ्रास्ट्रक्चर या सिटी का जो ग्रोथ होता है वो अगले 5 या 10 साल को मद्देनज़र रख के प्लान नहीं किया जाता। ये अगले 75 से 100 साल को सामने रख के प्लान किया जाता है। और अगर उसकी एक एग्जांपल मैं दूं आपको, जिस बुलेट ट्रेन पर बहुत से लोगों ने सवालिया निशान खड़ा किए हैं कि ये इस बुलेट ट्रेन की ज़रूरत क्या है जो केवल बीकेसी से अहमदाबाद को कनेक्ट कर रही है। मैं इसी के जवाब में कहना चाहूँगा कि जिस ट्रेन की आज आपको ज़रूरत नहीं दिख रही, आज से 20 साल बाद आप उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को परख पाओगे, समझ पाओगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के लिए नहीं बनता,
तो ये चीज़ अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पर इस पर ग्रोथ, इस पर गौर किया गया और उस हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाए गए, वो शहर हमेशा वक्त से आगे चलता रहेगा। और मुझे लगता है मुंबई में आज वो कदम शुरू हो चुके हैं और आगे चल के हम नहीं तो कम से कम हमारी अगली औलाद, हमारी अगली नस्लें मुंबई का जो असल पहलू है, उसका जो उसकी खूबसूरती है, उसमें रहने की सुविधाएं, आसानी है, उन सारी चीज़ों का फ़ायदा वो उठा पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो प्रॉपर्टी प्लस में यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपको लेकर चलेंगे किसी और खबर की ओर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं कई खबरों की और अब बारी है एक शानदार खबर की, एक ऐसे डेवलपर की जिन्होंने पॉजिटिविटी को लेकर एक मिसाल कायम की है। आमतौर पर बिल्डरों की छवि को लेकर लोगों की राय नकारात्मक रहती है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि देश भर में घटिया निर्माण, प्रोजेक्ट का अटकना, लेट होना, घर खरीदारों से मनमानी रकम वसूलना, अपने वादों को पूरा ना करना, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो अधिकतर भारतीय बिल्डरों में देखने को मिलती रही हैं। लेकिन कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी ये साबित कर दिया है कि रियल्टी सेक्टर में पॉजिटिवली बेहतर काम किया जा सकता है। मैंने प्रेस्टीज ग्रुप के प्रमुख इरफान रजाक साहब से बात की, उनके फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा पर चर्चा की। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। प्रेस्टीज ग्रुप शानदार काम कर रहा है, चाहे बेंगलोर की बात हो, बात चाहे मुंबई की हो। हम तमाम आपके प्रोजेक्ट आते देख रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, अभी इन पाइपलाइन क्या प्रोजेक्ट हैं, आगे हम क्या कुछ आते हुए देखो, देखेंगे? प्रेस्टीज ग्रुप का ही लीजिए। हमने जब ये बिजनेस शुरू किया, वी वर इन द मेंस वेयर रिटेल। 1985 में हमने कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया। इंटेंट क्या था? इंटेंट था कि अच्छी से अच्छी इमारत बनाए, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाए, एक क्वालिटी बनाए कि जो उस टाइम में बेंगलुरु शहर में नहीं है। तो उस टाइम में 85 में जो हमने बनाया, हम सोचा कि बहुत अच्छी चीज़ बना दी। बट क्या है, जैसा टाइम निकल जाता है, जैसा एक्सपोजर होता है, जैसा हम सीखते रहते हैं, तो जो हमने 1985 में बनाया, आप देखेंगे यार एटलीस्ट उस टाइम के लिए अच्छा था, बट आज के हिसाब से तो कम रह गया। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। और हमने जब चालू किया तो एक 50,000 स्क्वायर फुट का बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग से स्टार्ट हुआ। अभी आज 70 मिलियन स्क्वायर फीट का कंक्रीट पोर हो रहा है सारे देश में, सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, जैसा बॉम्बे है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, केरला है, गोवा में भी हम काम कर रहे हैं अभी, एंड एनसीआर में भी अब काम करने वाले हैं। एनसीआर में सबसे बड़ा होटल बन रहा है हमारा। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है और ये अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है कि हमने काम अच्छा किया है, लोग हमें रिकग्नाइज़ किए हैं, और एक से बढ़ के दूसरा होता है, तीसरा होता है, बढ़ते रहता है, क्योंकि एक उम्मीद है, लोगों में एक ट्रस्ट पैदा हो गया है। मैं कभी सोचा, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि हम इतने शहरों में काम करेंगे और काम भी इतना प्रोफेशनल काम करेंगे और अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी देखिए, हम हॉस्पिटैलिटी में है, रिटेल में है, ऑफिस में है और रेसिडेंशियल में। और रेसिडेंशियल में भी हम हर तरीके के मकान बना रहे हैं। आज मेरे कंपनी में 35 लाख का, 40 लाख का मकान भी मिल सकता है, सिंगल बेडरूम वाला, और आपको 40 करोड़ का भी मकान मिलता है, उससे भी ज़्यादा। अब मुंबई में जाओ तो उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ये हर सेगमेंट में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। मुंबई के लिए कुछ स्पेशल प्लान कि मुंबई में एक्सपेंशन के लिए कुछ आपने सोचा है? देखो, अब मुंबई में हम 2 बड़े अच्छे ब्यूटीफुल ऑफिस बिल्डिंग कर रहे हैं। एक महालक्ष्मी में, विच आई हैव पर्सनली बिलीव दैट विल बी द लैंडमार्क, नॉट ओनली फॉर मुंबई, इट शुड बी अ लैंडमार्क फॉर द कंट्री। एंड दिस ये डिज़ाइन हुआ है ओमा, मिस्टर इयाद का डिज़ाइन है, and he's done a beautiful design. It's like you see the tower there where you see the crown on top. Similarly, दो twin tower हैं, और ये सबसे बड़ी इमारत होगी मुंबई के लिए। ऑफ कोर्स जैसा हम बनाएंगे, मेरे से पीछे और को आके और बड़ी इमारत बना देगा कोई नहीं, बट ये इमारत क्या होगी कि बेस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ लुक, फील, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटीज़, ईज़ ऑफ गेटिंग इन, ईज़ ऑफ गेटिंग आउट, पार्किंग। अगर ये सहूलत ठीक से है तो मेरे ऑक्यूपायर भी आएंगे। और इसमें और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरी मेट्रो कनेक्टिविटी है। मेट्रो का वेस्टिब्यूल
अंडरग्राउंड का स्ट्रेट हमारे कैंपस में आएगा। सिमिलरली बीकेसी में यही होगा। एक अंतिम सवाल सर जी। कि आप एक तरह से नज़ीर आपने पेश की है रियल एस्टेट में, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी तरह से वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट बुरी चीज़ों की वजह से ज़्यादा फेमस है और अच्छी चीज़ों की वजह से कम। कुछ आप लोग हैं जिन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, तमाम ए ग्रेड डेवलपर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। एक बड़ा स्तर है जो नहीं ठीक कर पा रहा है, तमाम वजह हो सकती हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से वो एक क्लीन, नीट एंड क्लीन एक अच्छा रियल एस्टेट क्रिएट करें? मैं नीट एंड क्लीन ये होगा कि आपकी लालच को आप थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा धंधा नहीं है कि आप इसको पूरा निचोड़ लें। थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। आपका नीड शुड बी बैलेंस्ड विद योर ग्रीड, एंड ये आपकी लालच को आप क्लियर कर लेंगे कि भी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं पैसा जल्दी से बना लूँ, इसमें कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। ये बहुत 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 तकलीफ का काम है। रियल एस्टेट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री टू बी इन। द रेसिडेंशियल आर मोस्टली प्री सोल्ड। अब जब प्री सेल करते हैं, लोगों से हम एडवांस ले लेते हैं। अब जब एडवांस लेते हैं, लोग क्या होता है, एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो कमिट करते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट ठीक से देंगे। वो जाके बैंक होम लोन लेते हैं, वो 20 साल 30 साल 15 साल के लिए कर्जदारी में हो जाते हैं, एक भरोसे पे कि ये बिल्डर मेरा ड्रीम होम, मेरा जो घरौंदा है, मुझे बना के देगा, टाइम से देगा, क्वालिटी ठीक से देगा, एज पर स्पेसिफिकेशन देगा, और तो उसमें मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और नाउ प्रेस्टीज का सक्सेस क्या है, ये हम जिम्मेदारी समझ के हमारी सारी टीम को हम सेंसिटाइज करते हैं कि भाई देखो, आपके लिए प्रोजेक्ट है, जो पैसा उसका जो है, जो खुद का पैसा जो लगाया है, उसका एक पैलेस है वो। अगर से तुम ठीक से बना के दे दो, हम बिजनेस में रेलेवेंट होंगे। ठीक से टाइम से नहीं बनाएंगे और ठीक कस्टमर सर्विस नहीं देंगे, कंपनी जल्द से जल्द बंद हो जाएगी। तो यही तो एक हमारी एक डायरेक्शन है। मैं हमारे यंगस्टर्स को भी यही कहूँगा, नए बिल्डर को भी यही कहूँगा, हमारे सारी इंडस्ट्री के बच्चों को यही कहूँगा कि भाई देखो, कानून को फॉलो कीजिए, और जब कानून प्रकार से आप काम करेंगे, आराम से पीसफुली, और कैलकुलेट करना है, रॉन्ग डील्स दे के आप फंसो मत, सही डील्स दीजिए। जब आपको समझ में आता है कि सही है, रियल है, ये कीजिए, या नहीं तो छोड़ दीजिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और तकलीफ का काम है, आसान काम नहीं। अल्टीमेटली मैं बोलता हूँ, जो भी रियल एस्टेट में है, दे ऑल क्रिएटर्स। गलत सा नोशन बन गया है कि बिल्डर चोर है या बिल्डर डाकू है, ऐसा है ही नहीं। बिल्डर, अभी तो रेरा एक्ट भी आ गया है, जो फ्लाई बाय नाइट काम कर रहे थे, वो तो मार्केट से निकल गए। अभी तो कंसोलिडेशन भी हुआ है। और मैं बोलता हूँ कि जो बिल्डर जो काम करता है, सबसे तकलीफ का काम करता है, और बिल्डर शुड बी रिकग्नाइज्ड, बिल्डर शुड बी encouraged, because they are all part of nation building and creating huge jobs and generating the economy for the nation. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो आशा है आपको आज का ये शो काफी पसंद आया होगा। आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव हैं तो आप हमें जरूर लिखिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर।